यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में अपर्दन चक्र की संकल्पना जो पिछले वीडियो में आपने देखी है, डेविस के अपर्दन चक्र की संकल्पना, उसके बाद में जो पेंक महोदय जो है पेंक के अपर्दन चक्र की संकल्पना को आज अपन देखेंगे। पेंक महोदय जो है जर्मन विद्वान है। इस जर्मन विद्वान ने डेविस के अपर्दन चक्र के बाद में इस संकल्पना का विकास किया था। अतः इसमें इन्होंने पेंक ने डेविस के जो है समय आधारित जो मॉडल था उसकी इन्होंने आलोचना भी की थी या उसको अस्वीकार भी किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये जर्मन विद्वान है, जर्मन विद्वान वाल्टर पेंक, इनका जो पूरा जो नाम है पेंक का वो है वाल्टर पेंक, ने डेविस के समय आधारित भौगोलिक चक्र, यानी डेविस का क्या है, समय आधारित भौगोलिक चक्र था, कि संकल्पना को अस्वीकार करने की दलील पेश करते हुए स्थल रूपों के विकास के नए मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसे मार्फोलॉजिकल सिस्टम, यानी इस सिद्धांत को क्या है, यानी ये जो संकल्पना है इसको मार्फोलॉजिकल सिस्टम या मार्फोलॉजिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। मार्फोलॉजिकल सिस्टम या मार्फोलॉजिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। पेंक के मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहिर्जात प्रक्रमों तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास एवं उसके कारणों की कल्पना करना था। दूसरे शब्दों में पेंक स्थल रूपों की विशेषताओं की व्याख्या के आधार पर किसी भी प्रदेश के विवर्तनिक इतिहास की व्याख्या करना चाहते थे। पेंक के मॉडल का प्रमुख संदर्भ तंत्र यह है कि किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों की विशेषताएं वहाँ की विवर्तनिक घटनाओं से संबंधित होती हैं। अतः क्षेत्र विशेष की स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर उस क्षेत्र में विवर्तनिक संचलन के विकास एवं उसके कारणों की व्याख्या की जा सकती हैं। यानी विवर्तनिक जो संचलन होता है, ठीक है, उसके आधार पे उनका स्थल रूपों का विकास होता है, यानी विकास एवं उनके कारणों की व्याख्या की जा सकती है। स्थल रूपों का विकास समय आधारित न होकर के समय स्वतंत्र होता है। स्थल रूपों का विकास समय आधारित न होकर के समय स्वतंत्र होता है। किसी क्षेत्र विशेष में स्थल रूपों की विशेषताएं इस प्रकार या अंतर्जात बलों की तीव्रता एवं पदार्थों के बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा विस्थापन यानी अपर्दन तथा परिवहन के अनुपात की परिचायक होती हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अपर्दन तथा परिवहन के अनुपात की या उत्थान की जो है उनकी बलों की तीव्रता का परिचायक होती हैं। ज्ञातव्य है कि पेंक के सबसे अधिक, यानी पेंक विश्व के सबसे अधिक गलत समझे गए भूआकृतिक विज्ञानवेत्ता हैं, क्योंकि दुरूह जर्मन भाषा के इन विचारों के प्रकाशन के कारण पेंक के भव्याकृतिक विचारों को सही ढंग से नहीं समझा जा सका, क्योंकि उन्होंने क्या जर्मन भाषा में इसको प्रस्तुत किया था, इसलिए क्या है विद्वानों वो इनके विचारों को समझ नहीं पाए थे, यानी सही ढंग से नहीं समझा जा सका। परिणाम स्वरूप कई भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। अभी तक यह भी निश्चय नहीं हो सका है कि पेंक ने भव्याकृतिक सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग किया है या नहीं किया है। ये भी विद्वानों में भ्रांतियां हैं कि यानी पेंक ने अपने जो सिद्धांत थे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, इसके अंतर्गत इन्होंने यह भव्याकृतिक सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग किया भी है या नहीं किया। पेंक ने अपने सिद्धांत में संभवतः डेविस की चक्रीय संकल्पना को नज़रअंदाज करने के लिए जानबूझकर अवस्था संकल्पना का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है, यानी अवस्था का इन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया। अवस्था के स्थान पर पेंक ने एंटीविक्लोंग, यानी अवस्था के जो पेंक का जो शब्द था, अवस्था के स्थान पर इन्होंने क्या है जर्मन शब्द एंटीविक्लोंग शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, जिसका तात्पर्य होता है विकास, यानी जिसका जो एंटीविक्लोंग का क्या अर्थ होता है विकास। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। इस तरह पेंक ने तरुण, प्रौढ़ एवं जीर्ण अवस्थाओं के स्थान पर क्रमशः आपस्थ्यजिंडे एंटीविक्लोंग यानी बढ़ती दर से विकास, दूसरा है ग्लिक फार्मिंग एंटीविक्लोंग यानी समान दर से विकास, एवं
तीसरा जो है वो आबस्ती जिंडे इंटिवक्लुंग यानी घटती दर से विकास नामावलियों का इन्होंने प्रयोग किया था। यानी पहला जो है वो क्या है, आफस्ती जिंडे इंटिवक्लुंग, दूसरा है ग्लिक फार्मिंग इंटिवक्लुंग, और तीसरी जो शब्दावली जो है वो आफस्ती जिंडे के बाद में तीसरी जो है आबस्ती जिंडे। पहली क्या है, आफस्ती जिंडे है, और तीसरी क्या है, आबस्ती जिंडे। इनमें मुख्य रूप से जो ब और फ का फर्क है, बाकी जो लगभग शब्द एक जैसा है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और दूसरी क्या है शब्दावली, ग्लिक फार्मिंग इंटिवक्लुंग, ठीक है। अब जो है इनका ये डायग्राम जो मॉडल है, इनका जो चित्र इन्होंने जो बताया है, ठीक है, यानी ये जो टाइम आधारित या जो इन्होंने बताया है, ठीक है, ये जो है इस प्रकार से ये सिद्धांत जो है, और इसमें भी इन्होंने जो यहाँ तक ये विकास हुआ, उसके बाद में ये इस प्रकार से जो है असलक जो विकास होता है, और लास्ट में जो है ये इंसेल वर्ग का इन्होंने जो यहाँ पे इसको इन्होंने जो वहाँ पे जो मोनोडनाक थे, इनको इन्होंने क्या नाम दिया था, ये एंड्रफ जो या इंसेल वर्ग के नाम से इनको जाना जाता है। एंड्रफ में जो है इन्होंने क्या है, इंसेल वर्ग, वहाँ पे मोनोडना के स्थान पे इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। यानी उत्थान के पूर्व स्थलखंड के लिए पेंक ने क्या है, प्राइमरफ शब्द, यानी इन्होंने जो है उत्थान से पूर्व जो स्थलखंड था उसके लिए इन्होंने क्या किया था, प्राइमरफ नामक शब्दावली का प्रयोग किया था। प्राइमरफ नामावली का प्रयोग किया। यह स्थलखंड आकृति विहीन समतल प्राय धरातली भाग को प्रदर्शित करता है। पेंक के अनुसार स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर के उत्थान की दर तथा अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है। ये मुख्य जो अंतर है इनमें क्या है, इन्होंने क्या बताया, पेंक के अनुसार स्थल रूप जो है, संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल न होकर के उत्थान की दर तथा अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच के अनुपात का प्रतिफल होता है। स्थल रूपों के विकास में समय की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। स्थल रूपों का विकास यानी अपर्दन चक्र, यद्यपि पेंक ने चक्र शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया, ये भी अपने को ध्यान रखना है। प्राइमरफ में उत्थान के साथ, यानी प्राइम शब्द में जो है उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। प्राइमरफ का उत्थान विभिन्न दरों से में संपादित होता है। प्रारंभ में उत्थान मंद गति से होता है तथा इस उत्थान की अवधि लंबी होती है। इसके बाद त्वरित गति से तथा बाद में समान दर से उत्थान होता है, और अंत में घटती दर से उत्थान होता है, और अंततः उत्थान भव्यक यानी उत्थान हो जाता है। और इस दौरान स्थल रूपों का विकास निम्न प्रावस्थाओं यानी फेजेस से होकर गुजरता है। पहला जो है वो कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, यानी प्रावस्थाओं से, तो पहला है आफस्ती जिंडे इंटिवक्लुंग। इसका जो तात्पर्य, इसका तात्पर्य होता है स्थल रूपों की तीव्र गति से विकास की अवस्था। आफस्ती जिंडे का जो शब्द जो है, इसका जो प्रयोग इन्होंने किया है, पहली जो प्रावस्था यानी आफस्ती जिंडे इंटिवक्लुंग, इसका तात्पर्य क्या होता है, स्थल रूपों का तीव्र गति से विकास की प्रावस्था है। प्रारंभ में स्थल खंड में मंद गति से उत्थान होता है, परंतु कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है, और उत्थान के फलस्वरूप जल मार्ग, ढाल, प्रवाह वेग, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियाँ तीव्र गति से घाटी गर्तन द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती रहती हैं, परंतु घाटी की गहराई में वृद्धि की तुलना में उत्थान अधिक होता है, अर्थात निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में उत्थान अधिक होता है। इस तरह लगातार निम्नवर्ती अपर्दन तथा घाटी गर्तन के कारण संकरी तथा गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। चूँकि घाटी गर्तन की दर उत्थान की दर से कम होती हैं, अतः निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि दर जो होती है, ठीक है। इस तरह स्पष्ट है कि जल विभाजकों के शिखर तथा नदियों की घाटियों की तलों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। जो चित्र में आप देख सकते हो, पुराना जो अभी आपने जो ये चित्र है, इसमें चित्र में, ठीक है, ये जो अवस्था है, इस चित्र को आपको क्या है, डायग्राम जो अपने नोटबुक में ज़रूर बनाना है। और ये शब्दावली यानी ये जो आधार तल है, उत्थान समाप्त है, वास्तुलेंग या
ये जो शब्दावली सभी इंसेलबर्ग, हार्डेनहांग, ठीक है, वाशडाल आदि, ये जो इंड्रफ, इन सभी शब्दों को इंसेलबर्ग, इन सब का भी अपने को इसमें जिक्र करना है। और ये जो चित्र है आपको अच्छे से बनाना है। ये इधर ये ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई, और जो ये इधर जो है आधार तल जो है, इन सब को अपने को अच्छे से नोटबुक में बनाना, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। निम्नवर्ती अपर्दन या घाटी गर्तन से सतत इसमें वृद्धि के कारण प्रादेशिक उच्चावच यानी जल विभाजक शिखर एवं घाटी तल की ऊंचाई में अंतर में भी लगातार वृद्धि होती जाती है। नदियों की घाटियों के पार्श्व ढाल उत्तल ढाल वाले होते हैं और लगातार घाटी गर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल में भी सतत वृद्धि होती जाती हैं और घाटी पार्श्व ढाल के खड़े ढाल वाले कारकों के समय के साथ ही समानांतर यानी निवर्तन के कारण घाटी पार्श्व या ढाल की उत्तलता की यानी अर्धव्यास में ह्रास हो जाता है और समय के साथ अधिक उत्थान तथा अपरदन के कारण प्राथमिक प्राइमरफ पर अनेक सोपानों का निर्माण हो जाता है और विभिन्न तलों पर विकसित इन सोपानों को पीडमांट ट्रेवेन कहा जाता है और इनमें से प्रत्येक सोपान का पीडमांट चबूतरे के रूप में विकास हो जाता है। इन्हें पेंग के पीडमांट फ्लैश का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब जो दूसरी जो अवस्था है वो है ग्लिक फार्मिंग इंटिव क्लोंग, ठीक है। पहली अवस्था के बाद में जो है ग्लिक फार्मिंग इंटिव क्लोंग, ये दूसरी अवस्था है। इसका अर्थ होता है स्थल रूपों के समान विकास की प्रावस्था, यानी उत्थान की दर निम्नीकरण, यानी उत्थान की दर एवं निम्नीकरण यानी निम्नवर्ती अपरदन यानी घाटी गर्तन भी कह सकते हैं कि दर के आधार पर इस प्रावस्था को 3 उप अवस्थाओं में, यानी इसको जो है फिर 3 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, यानी मुख्य जो प्रावस्था है वो 3 ही है और इस दूसरी प्रावस्था को इन्होंने क्या है 3 उप प्रावस्था में वर्गीकृत किया है, ठीक है। ये ध्यान रखना अपने को। ये पहली जो इसमें जो है प्रावस्था वो है, इस प्रावस्था में भी बढ़ती दर से उत्थान होता है और अब भी निरपेक्ष उच्चावच यानी सागर तल से ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि उत्थान की दर निम्नवर्ती अपरदन की दर से क्या होती है अधिक होती है और जल विभाजकों के शिखर तल तथा घाटियों के तल की ऊंचाई में भी वृद्धि होती जाती है। परंतु इस वृद्धि की दर अपस्थि जिंडे इंटिव क्लोन की प्रावस्था के दौरान वृद्धि दर से क्या होती है कम होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहली जो अवस्था उससे दर क्या होती है कम होती है। यद्यपि निरपेक्ष उच्चावच अधिकतम हो जाता है परंतु सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि जल विभाजक के शिखर की ऊंचाई में अवनयन यानी कमी की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर होती हैं, यानी ये दोनों जो दर होती है वो क्या होती है बराबर होती हैं। इसी कारण से इस प्रावस्था को समान विकास की प्रावस्था कहते हैं। इसी कारण से इस अवस्था को क्या कहते हैं समान विकास की प्रावस्था कहते हैं। घाटी पार्श्व या ढाल सीधा होता है। अब जो है इसकी दूसरी जो प्रावस्था है उप जो प्रावस्था दूसरे की, ठीक है, जो दूसरा जो है इसमें जो विभाजन किया है 3 प्रावस्थाओं में, तो इस प्रावस्था में निरपेक्ष उच्चावच में न तो वृद्धि होती है और न ही ह्रास होता है और वह स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण एवं उत्थान की दर के बराबर होती हैं और स्पष्ट है कि उत्थान अब भी हो रहा है, परंतु जितना उत्थान होता है उतना ही क्या है अपरदन हो जाता है। सापेक्ष उच्चावच भी स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण द्वारा अपरदन की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर होती है और समानांतर निवर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल अब भी सीधा होता है। जो 15 पॉइंट आप ये जो चित्र हैं उसमें देख सकते हो आप। इस तरह यह प्रावस्था को समान विकास वाली होती हैं, क्योंकि निरपेक्ष एवं सापेक्ष उच्चावच दोनों ही स्थिर हो जाते हैं। अब जो तीसरी जो अवस्था है इसमें उप जो वो है दूसरी की जो तीसरी उप जो प्रावस्था उसी को अपन देख रहे हैं स, ठीक है। स्थल कर्ण का उत्थान समाप्त हो जाता है तथा शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगते हैं, क्योंकि उत्थान का अभाव है, परंतु शिखर तल का निम्नीकरण जारी रहता है, परंतु सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल की ऊंचाई में
अपरदन द्वारा अवनयन की दर निम्नवर्ती अपरदन द्वारा घाटियों के गहरा होने की दर के बराबर होती हैं। इस कारण से यह प्रावस्था भी समान विकास की अवस्था ही होती है। ठीक है, ये होगी अपनी दूसरी अवस्था। अब जो है तीसरी जो अवस्था है वो है आबस्तीजिंडे इंटिवक्लुम। ठीक है, जो इसका जो अर्थ होता है तीसरी अवस्था लास्ट अंतिम स्थल रूपों का घटती दर से विकास की प्रावस्था है। इस प्रावस्था में पार्श्विक अपरदन लंबवत या निम्नवर्ती अपरदन की तुलना में बहुत अधिक होता है। अतः घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है। यानी इसमें क्या है, घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी गहरे होने की तुलना में, एक बार और कर रहा हूँ, अतः घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है। यानी घाटी की चौड़ाई निरंतर इसमें बढ़ती जाती है। निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से गिरावट होने लगती है क्योंकि उत्थान तो समाप्त हो गया है, परंतु जल विभाजकों के शिखरों की ऊंचाई में अधःक्षय द्वारा तेजी से कमी होती है और सापेक्ष उच्चावच में भी गिरावट होती है क्योंकि जल विभाजक शिखर तथा तल की ऊंचाई में अपरदन के कारण तेजी से कमी आती है, जबकि जलमार्ग ढाल तथा गतिज ऊर्जा में निहायत कमी के कारण घाटियों की तलियों का अपरदन अत्यधिक कम हो जाता है और घाटियों के पार्श्व ढाल में अब भी समानांतर निवर्तन चलता रहता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलता रहता है। ठीक है, पार्श्व जो ढाल में अब भी समानांतर निवर्तन चलता रहता है। अब घाटी पार्श्व ढाल में दो भाग हो जाते हैं और ऊपरी भाग का ढाल खड़ा होता है और इसे गुप्त गुरुत्व ढाल या वासचुजैन कहते हैं और घाटी पार्श्व के निचले भाग को वाश ढाल या आइडेन हैंग कहते हैं। समीपी घाटियों के गुरुत्व ढाल या वासचुजैन में समानांतर निवर्तन के कारण पट्टी छेदन के फलस्वरूप जल विभाजक के शिखरों की ऊंचाई में तेजी से ह्रास होता है और ऊपरी गुरुत्व ढाल में कमी के कारण हाल्डेनहेंग में लगातार वृद्धि होती जाती है। इस प्रावस्था के अंतिम चरण में वासचुजैंग में इतना ह्रास हो जाता है कि ये तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ियाँ में बदल जाती हैं और इनको क्या कहते हैं अपन, इंसेलबर्ग कहते हैं। जैसे डेविस ने जो इन शब्दावली के लिए क्या किया था, मोनेडना का प्रयोग किया था, वही जो मोनेडना के उसमें पेंक में क्या है, इंसेलबर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो है ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की जो है अंततः इसमें अपन सारांश रूप में अपन देख सकते हैं, अंततः इंसेलबर्ग भी समाप्त प्राय हो जाते हैं तथा समस्त स्थलखंड पर अवतल ढाल वाले हाल्डेनहेंग या वाश ढाल का विस्तार हो जाता है और आबस्तीजिंडे इंटिवक्लुम के अंत में उत्पन्न इस तरह की विस्तृत सतह को इंड्रप कहते हैं, जिसमें डेविस ने इस इंड्रप के लिए जो शब्दावली का प्रयोग किया, समप्राय मैदान या पेनीप्लेन। ठीक है, जिसे डेविस ने पेनीप्लेन के समकक्ष समझा जा सकता है। अब जो है पेंक के जो मॉडल की जो है मूल्यांकन या इसकी समालोचना अपन देखें तो पूर्व जर्मन भाषा में प्रकाशन तथा अंग्रेजी अनुवादकों द्वारा गलत अनुवाद द्वारा व्याख्या के कारण पेंक के स्थलाकृतियों के विकास के मॉडल की प्रारंभ में ही सही व्याख्या नहीं हो पाई और पेंक से संबंधित मॉडल में की अमेरिका में उसी तरह निर्ममता के साथ आलोचना की गई जिस तरह से डेविस के मॉडल की जर्मनी में दुर्गति की गई थी। यानी इस प्रकार से पेंक के जो मॉडल की जो है अमेरिका में भी उसी तरह से निर्ममता के साथ आलोचना की गई जिस तरह से डेविस के मॉडल की जर्मनी में दुर्गति की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने पेंक द्वारा प्रस्तुत ढालों के समानांतर निवर्तन एवं भूपटल में सतत संचलन की संकल्पना पर विरोध प्रकट किया गया। ज्ञातव्य है कि प्रारंभिक अंग्रेजी अनुवादकों में व्यक्त किया गया कि पेंक का ढालों के समानांतर निवर्तन में विश्वास था, परंतु बाद के अनुवादों में बताया गया कि पेंक ढाल प्रतिस्थापन में विश्वास करते थे। ठीक है, ऐसा इन्होंने बाद के अनुवादकों में बताया। इस तरह स्पष्ट है कि पेंक के सिद्धांत का अधिकांश आलोचनाएं उनके विचारों की अंग्रेजी में गलत व्याख्या की उपज है। यानी उनकी क्या, जर्मन भाषा में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, अतः उसके आलोचना क्या है,
अंग्रेजी जो भाषा है उसमें गलत व्याख्या की उपज है। सारांश में पेंग के सिद्धांत को उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी कि डेविस के सिद्धांत को मिली। ठीक है, तो ये जो है सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको PDF भेज दिया है, इसको अच्छे से अपने नोटबुक में ज़रूर उतार लेवे। और ये जो पेंग का जो मॉडल है, डेविस के मॉडल के बाद में इसका विकास किया गया, ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना कि डेविस के। ठीक है, धन्यवाद।